हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी की जीवनी की। हम सभी जानते हैं इनका जो नाम था पूरा वो शिवाजी भोसले था। बाद में चल के इनको एक उपाधि भी मिलती है जिसके तहत हम इन्हें छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं। ये ना केवल एक महान शासक थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार भी थे। पश्चिम भारत में इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और इसी के चलते कितनी बार इनका सामना औरंगजेब के सामने होता है। ये मुगलों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेकते हैं। और हमेशा से इनकी जो खास बात होती है ना, इनकी जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि लड़ाई में कुछ भी जायज़ है। ये ऐसे नहीं थे कि जो हमेशा ये बोले कि मैं पीठ पीछे वार नहीं करूंगा या मैं ट्रीटी नहीं तोड़ूंगा। नहीं, इनको लगता था जीतने के लिए जो करना पड़े वो सही है, क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हो आप उस दुश्मन को भी तो देखो। वो भी तो यही चीज़ करते आ रहे हैं, तो फिर हम इतने सही क्यों बने उनके आगे। तो इसीलिए ये बहुत बार ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो बाकी जो और जो शासक थे वो नहीं करते थे, जिनकी ऑलरेडी हम जो बायोग्राफी है वो कवर कर चुके हैं। लेकिन शिवाजी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनका यही मानना था कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो उस तरह से ये बहुत सारी जो बैटल्स है, दुर्ग है, जीतते हैं और उसी के बाद फिर ये मराठा साम्राज्य की नींव रखते हैं। और वो मराठा साम्राज्य इतना ज़्यादा फलता फूलता है कि वो एक बहुत ही बड़ी आफत बन के खड़ा होता है मुगलों के लिए। तो आज मैं आपको शिवाजी के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो शिवाजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको जो मराठा एम्पायर है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरह से जो मराठा एम्पायर है उसका राइज होता है। तो जो मराठा थे, अगर आप बात करें कि वो रहने वाले कहाँ के थे, तो जो हिली एरिया था हमारी कंट्री में वेस्टर्न साइड पर, हमारे इंडिया का जो ये इधर वाला पार्ट है, वेस्टर्न साइड वाला, इधर जो पूरा हिली एरिया है यहीं के ये नेटिव थे। तो इसीलिए ये जो हमारा एरिया है ये कहाँ पर आता है, जो महाराष्ट्र वाला एरिया था उस समय। तो यहीं से जो राइज था मराठा का वो शुरू हुआ था। जो मराठा थे, अगर बात करें इनकी कद काठी की तो शॉर्ट हुआ करते थे ये, ज़्यादा इनकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे योद्धा होते थे। शिवाजी से पहले जो मराठास थे वो आपको देश के डिफरेंट पार्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे, और जो ज़्यादातर थे वो आपको साउथ इंडिया में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं थी इनकी, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जैसे बाकी जो वंश थे उस तरह से अभी जो मराठा थे उनका हम कहेंगे एक यूनियन या एक नेशन नहीं बना था। वो थोड़े बहुत थे जिस तरह भी थे, और वो अलग अलग वंश के लिए काम किया करते थे, अलग अलग जो राजा थे उनके अंडर रह के अपने जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर साउथ इंडिया में हमें डिफरेंट पार्ट्स में जो मराठा हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि वो अच्छे योद्धा नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे। शुरुआत में वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, वो काफ़ी पुअर हुआ करते थे, है ना, और ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर वगैरह उसी में इंगेज रहते थे, वही उनका काम था। लेकिन कुछ मराठा ऐसे थे जो एम्प्लॉयज़ थे कहाँ पर, डेक्कन, और जो एक्वायर्ड जो दूसरी जो आर्मी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन या वॉरफेयर में यूज़ की जाती थी उस समय, जो बाकी जो साउथ में जो और किंग वगैरह थे वो अपने अंडर जो आर्मी होती है उनको ट्रेन करते थे, क्योंकि उनको तो आर्मी चाहिए होती अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। तो उसमें जो मराठा में से कुछ लोग तो एग्रीकल्चर में एंगेज थे, लेकिन बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो उस वॉरफेयर में भी पूरी तरह से शामिल रहते थे। जो मराठा थे उनकी अपनी खुद की एक कॉमन लैंग्वेज थी मराठी, ठीक है। कॉमन रिलीजन था हिंदुइज्म, ठीक है। तो ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े फॉलोवर थे। द ओनली थिंग नीडेड टू मेक दैम अ नेशन वॉज अ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। सब कुछ था इनके पास, अपनी खुद की लैंग्वेज थी, अपना एक धर्म था, एग्रीकल्चर भी था, सारी इनको जो जो भी वॉर वगैरह की जो टेक्निक्स होती है वो भी इनको पता थी। अगर कुछ मिसिंग था तो वो था नेशन। इनको एक नाम चाहिए था, जो नाम इनको देते हैं शिवाजी। जब वो आते हैं, वो बड़े होते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ ना, क्योंकि उनके दिमाग पर जो इन सब बातों का इन्फ्लुएंस शुरू से ही था, क्योंकि उनकी फैमिली इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पहले से ही अवेयर थी। जब उनका बचपन बीता, तो जब वो 15 साल की उम्र में थे तभी उन्होंने इस बात को कहा था कि पता हमें हिंदू धर्म की, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक तरह से उनका जो कहना था वो ये था, वो अपने धर्म से बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये कभी नहीं था कि अपने धर्म के चलते उन्होंने किसी और धर्म को नीचे दबाया हो, कि या वो उनके लिए टॉलरेंट नहीं थे, वो उनके लिए पूरी तरह से टॉलरेंट थे। तो यहाँ पर अगर अब मराठाओं के पास कमी थी तो वो थी नेशन की, जो आगे चल के उन्हें शिवाजी दिलवाएंगे जब वो मराठा एम्पायर की नींव रखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकली वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते अगर वो अपने नेशन को पहले से ही सेटअप कर लेते या उसको पहले से ही स्टैब्लिश कर लेते। तो इस तरह से ये मराठा एम्पायर की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो कमी थी वो थी नेशन की, और इसको कौन स्टैब्लिश करेंगे, ये अचीव किया जाता है शिवाजी के थ्रू, जब वो ग्रेट लीडर बनते हैं एक बहुत ही बड़े मराठा साम्राज्य के। मोस्ट पावरफुल मराठा एम्पायर टिल 18th century आफ्टर द मुगल। और मुगलों के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल रहा या मुगलों को किसी ने बहुत बड़ी टक्कर दी 18वीं शताब्दी में, तो वो मराठा ही थे। अब जो मुगल थे वो डरने लगे थे मराठाओं से। तो इसीलिए यहाँ पर जो मराठा थे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन के निकल रहे थे मुगलों के लिए, क्योंकि उस समय जो रूल था वो मुगलों का साउथ इंडिया में भी था, औरंगजेब था,
तो ये एक बहुत ही बड़ी, हम कहेंगे उसके लिए भी घबराने वाली बात थी। लेकिन इसी चीज़ का जो फ़ायदा था, जब वॉर ऑफ सक्सेशन चलता है शाहजहाँ की डेथ के बाद उसके चारों बेटों में, तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं शिवाजी, और वो साउथ इंडिया में बहुत सारे जो दुर्ग वगैरह होते हैं उनको जीत लेते हैं, क्योंकि वो जो भाई होते हैं मुगल, वो तो सब बिजी होते हैं कि अगला जो राजा है वो कौन बनेगा। जो मराठा की पावर थी वो बहुत ज़्यादा अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी थी जब शिवाजी का रूल था, और उसके बाद जब पेशवास का रूल था, तब बहुत ज़्यादा पावरफुल था ये मराठा किंगडम। धीरे धीरे इन्होंने, जो मुगल अथॉरिटी थी, जब इनको पता चला जो मुगल हैं वो वीक हो चुके हैं, तो इन्होंने जो मालवा, गुजरात, राजपुताना, जो बाकी जो जगह थी, उनको भी मराठा एम्पायर में शामिल कर लिया। लेकिन अब चैलेंज उनके सामने तब आता है जब बैटल ऑफ पानीपत होती है, जब अफगानों के साथ वॉर होती है, किसकी, मराठा की। और इसमें जो मराठा होते हैं वो बहुत बुरी तरह हार जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे देश में आ चुकी थी, और वो इसी बात का फ़ायदा उठाती है कि जो मराठा है वो वीक हो चुके हैं, और हमारे लिए ईजी है कि इनको कंट्रोल कर लिया जाए। अब देखते हैं जी, हिंद स्वराज ऑफ मराठा है, ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये कैसे शुरू हुआ। मराठा एम्पायर जब शुरुआत में एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल किंगडम थी वेस्टर्न इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इनकी कैपिटल थी रायगढ़ एज अ कैपिटल, एंड रोज टू प्रोमिनेंस अंडर इट्स फाउंडर शिवाजी। लेकिन अपने पीक पर विद पावर ये तब पहुंचती है जब इसके फाउंडर कौन बनते हैं, शिवाजी बनते हैं, क्योंकि जो मराठा एम्पायर है उसकी जो नींव है सही तरीके से वो शिवाजी ने ही रखी थी। उसके बाद वो जो मराठा होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जो शिवाजी होते हैं वो और भी जो लोग होते हैं उनको शामिल करते हैं अपने साथ, और किसके खिलाफ लड़ते हैं, सुल्तान ऑफ बीजापुर के खिलाफ लड़ते हैं। और सुल्तान ऑफ बीजापुर उस समय कौन था, आदिल शाही जो डायनेस्टी थी उसी का जो राजा था, वो बीजापुर पे उस समय पूरा उसका कंट्रोल था। अब यहाँ पर आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जो आदिल शाही है वो हिंदू तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर जो अब शिवाजी थे वो ये चाहते थे, वो क्या चाहते थे स्टैब्लिश करना, हिंद स्वराज, सेल्फ रूल फॉर हिंदू पीपल। वो अपने खुद के जो हिंदू लोग थे उनके लिए सेल्फ रूल चाहते थे कि हमें किसी के अंडर रह के कोई किसी की नहीं माननी है, हमें अपना खुद का सेल्फ रूल चाहिए, और इसी के आगे चल के वो मराठा एम्पायर को बनाते हैं। इन 1674 शिवाजी वॉज क्राउन एंड छत्रपति। अब यहाँ पर जो शिवाजी थे वो पहले बहुत सारे, उनका जो बाद में जो कॉरोनेशन होता है वो बहुत बाद में होता है, उससे पहले तो वो बहुत सारे दुर्ग वगैरह जीत चुके होते हैं, बहुत सारी बैटल्स भी जीत चुके होते हैं, लेकिन वो कॉरोनेशन बाद में होता है। वो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो लोग थे, जो बाकी जो उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जब तक राज्याभिषेक नहीं होगा, कॉरोनेशन नहीं होगा, तो पूरी तरह से कोई उनको राजा नहीं मान रहा था। कुछ लोग उनके फेवर में थे, कुछ उसके खिलाफ थे, कुछ ये बोलते थे जब तक आपका राज्याभिषेक नहीं होगा हम आपको कैसे अपना राजा मान लें। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी था। और 1674 में जो शिवाजी होते हैं उनको जो क्राउन होता है वो पहनाया जाता है, और उनका राज्याभिषेक करके और उनको उपाधि दी जाती है छत्रपति शिवाजी की, ठीक है। शिवाजी वॉज सक्सीड बाय हिज सन सांभाजी हु वॉज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब फोर्सेज इन डेक्कन। एक समय ऐसा आता है कि जो शिवाजी होते हैं उनको एक ट्रीटी करनी पड़ती है औरंगजेब के साथ, और यहाँ पर वो जो ट्रीटी होती है उसमें ये लिखा जाता है, औरंगजेब की फोर्सेस जो होती हैं वो ये बोलती हैं कि यहाँ पर ठीक है शिवाजी को उनके कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया हर बार यही होता है कि जो भी चीज़ चाहता था वो दूसरा का जो स्टेट होता था, दूसरे का जो एरिया होता था वो उसके अधीन हो जाता था। अब जो अधीन वाला जो वंश है, जो एरिया है, वहाँ से किसी ना किसी को, जो मुगल कोर्ट है वहाँ पर एक तरह से अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता था। तो उनकी जो ट्रीटी थी उसमें ये कहा था कि शिवाजी को आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उनका बेटा था शांबाजी, इसको अपने जो 5,000 जो घोड़े हैं उनको लेके जाना पड़ेगा, जो 5,000 की जो उनकी पूरी आर्मी है उनको लेके जाना पड़ेगा मुगल जो कोर्ट है वहाँ पर, और जो औरंगजेब है उनको अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस बात के लिए शिवाजी मान गए। जैसे मैंने आपको कहा, शिवाजी को उस समय वो ट्रीटी दिख रही थी कि यहाँ से अब इस मामले को शांत कैसे करना है, क्योंकि वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि मैं फिर दोबारा लड़ाई झगड़ा करूंगा इनके साथ और फिर इनको हरा दूंगा। तो यहाँ पर जो औरंगजेब की जो फोर्सेज होती हैं वो जब डेक्कन में जाके उनको हरा देती हैं, तो उसके बाद वो जो शांबाजी का बेटा होता है उसको वो अपने साथ ले जाती हैं। एक तरह की ट्रीटी होती है ये कि अब से ये हमारे साथ वहाँ पर रहेगा। और उसके बाद इन फोर्सेज एग्जीक्यूटेड वाइल हिज सन शाहू वॉज टेकन प्रिजनर, और अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो उनको जेल में डालने के लिए भी तैयार थे। शाहू वॉज रिलीज इन 1707 विद बाय बहादुर शाह। अब बहादुर शाह कौन थे, जब मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जो हमारे 1857 के टाइम पे जो हमारे रूलर थे, मतलब सॉरी नो 1857 बाद में, ठीक है, जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो बने थे। अरे क्या बोल रही हूँ मैं, वो सॉरी, दोबारा सुनिए। औरंगजेब के बाद और भी बहुत सारे रूलर आते हैं, ठीक है, फिर लेकिन जो लास्ट में होता है ना ये बहादुर शाह ये आता है, और बहादुर शाह के बाद फिर क्या कौन आता है, जो जहांदार शाह है वो आते हैं, ठीक है। तो जो शाहू थे उनको रिलीज कर दिया जाता है बहादुर शाह के बाद, क्योंकि वो जो बहादुर शाह था उसको पता था कि जो औरंगजेब है वो सब कुछ बिगाड़ के चला गया, ठीक है। तो अब वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो बहादुर शाह होते हैं वो फिर से जो बाकी जो दूसरे स्टेट्स होते हैं उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और उसके बाद वो जो शाहू होते हैं, क्योंकि ये तो मेन
जो शिवाजी के जो बेटे हैं वो साहू होते हैं। तो यहाँ पर वो शुरुआत कैसे करेंगे रिलेशन अच्छे बनाने की? सबसे पहले तो उनके बेटे को छोड़ना पड़ेगा, और फिर बाद में जो मराठा है, जो उनके साथ उनके जो बहादुर शाह होते हैं, उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक मतलब मामला पहले से ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इतना अब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, मैंने आपको बता दिया। औरंगजेब की डेथ 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, और उसके बाद फिर बहादुर शाह आया था गद्दी पर। और बहादुर शाह ने फिर चीज़ों को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करी थी, लेकिन एक ज़्यादा लंबे टाइम तक ये टिक नहीं पाए थे, और इनकी डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका जो जन्म था वो 1627 में हुआ था, और दूसरी डेट है 19 फैब 1630। जो डेट सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो है 19 फैब 1630, और हम इसी डेट को याद रखेंगे। ठीक है। इन द हिल फोर्ट ऑफ शिवनरी नियर द सिटी ऑफ जुनार, व्हाट इज नाउ पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब आपके पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। तो ये हिली फोर्ट है शिवनरी, तो यहाँ पर ही एक शहर के पास, जुनार शहर के पास इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, मराठा जनरल थे ये, और इनके पास जागीर थी पुणे की और सूबे की, और ये बीजापुर जो सल्तनत थी, ठीक है, उसके अंडर रह के ये काम करते थे, और इनको जागीर मिली हुई थी उनके फादर को पुणे की और सूबे की। शिवाजी की जो मदर थी उनका नाम था जीजाबाई। एक बहुत ही, अब जो जिनका ध्यान होता है ना पूजा पाठ में, रिलीजियस जो लेडी होती है, इस तरह से सारी क्वालिटीज़ इनकी मदर में थी, और इसी का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इन पर पड़ता है, और इसीलिए ये एक हिंदू साम्राज्य चाहते थे। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों चाहते थे हिंदू साम्राज्य, क्योंकि इनकी फैमिली ऐसी थी। इनकी जो माँ थी शुरू से ही उन्होंने इनको इस तरह से सिखाया, जो चीज़ आगे चल के इनके नेचर में बहुत ही जल्दी हमें शो नहीं, मतलब हमें दिखती है वो चीज़ फिर आगे चल के। शाहजी हैड ऑल्सो सर्व द अहमदनगर एंड द दक्कन सल्तनत। जो इनके फादर थे वो उससे पहले अहमदनगर के अंदर भी सर्व कर चुके थे, उनको भी अपनी सर्विसेज दे चुके थे, और जो दक्कन के जो सल्तनत थे उनको भी अपनी सर्विसेज दे चुके थे। शिवाजी वॉज डिवोटेड टू हिज मदर जीजाबाई, हु वॉज डीपली रिलीजियस, एंड हिज फादर्स फ्रेंड ददोजी कोनोदे। देखिए, जो शिवाजी थे वो बचपन में उन्होंने अलग अलग लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो रहा है उनकी मदर का, जीजाबाई का। और जो जीजाबाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही डीपली जो रिलीजियस लेडी थी ये। और साथ में हिज फादर्स फ्रेंड, उनके जो पिताजी थे, उनके जो फ्रेंड थे दादोजी कौन थे, ज़्यादातर जो जिम्मेदारी थी इनके फादर ने इन्हीं पर छोड़ दी थी। इनको किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो ये अपनी फैमिली को यहीं छोड़ जाते हैं, और जो सारी जिम्मेदारी हो जाती है वो जो दादाजी कौनौदे होते हैं उन पर आ जाती है, शिवाजी की जिम्मेदारी और उनकी मदर की जिम्मेदारी। एंड ऑल्सो शिवाजी हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑफ गुरु रामदास, और इनके गुरु होते हैं रामदास, उनका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है शिवाजी पर। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ के, पहले उनके गुरु रामदास, दूसरे दादोजी कौनौदे, और थर्ड है उनकी मदर। ठीक है। ही हिज स्टडीज़ ऑफ हिंदू एपिक्स, उनकी जो मदर थी उन्होंने बचपन से ही उनको रामायण, महाभारत, ये जितनी भी जो हिंदू एपिक्स थी उनको पढ़ाया। तो इसीलिए उनको जो हिंदू जो वैल्यूज़ होती हैं उसका असर उन पर एक बहुत ही लंबे समय तक रहा, और वो हमेशा से यही चाहते थे, सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल। इसीलिए उन्होंने ये जितने भी जो आसपास के और दूसरे नेशन थे उनसे लड़ाई झगड़ा उनका लगा रहता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जी दूसरी जो डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, इनके अंडर रह के काम करें या कुछ करें। वो अपना खुद का एक हिंदू नेशन चाहते थे। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, जो शिवाजी थे वो शिशोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जैसे हमने पता कि क्योंकि जो मराठा एम्पायर है वो तो बहुत बाद में आगे बनी, वो तो शिवाजी ने बनाई है, लेकिन उससे पहले जो इनके एंसेस्टर थे वो किससे बिलोंग करते थे? तो शिवाजी के एंसेस्टर थे वो बिलोंग करते थे शिशोदिया डायनेस्टी से, जो मेवाड़ की थी किसी समय पे। 1303 में क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, हम सबको पता है, वो मेवाड़ पर अटैक कर देता है, और इस तरह से मेवाड़ में अटैक होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, और उनकी जो वाइफ होती हैं वो जौहर कर लेती हैं। उन्हीं में से, उस मेवाड़ में से एक इंसान होता है सुज्जन सिंह, या हमें सज्जन सिंह भी कह सकते हैं। तो ये पुणे आ जाते हैं। ये उस समय शिशोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ के ही मेंबर होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब इतना सब कुछ वहाँ पर हो जाता है तो ये पूना शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। मालोजी ग्रैंडफादर ऑफ शिवाजी वॉज द 7th जनरेशन ऑफ सुजन सिंह। आप कुछ सोचिए, जो शिवाजी के जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था मालोजी, और ये जो मालोजी थे ये 7th जनरेशन थी सुजन सिंह की। जो ये सुजन सिंह है ना, यहाँ इनकी 7वीं पीढ़ी में थे ये मालोजी। ठीक है, 7वीं पीढ़ी में। और मालोजी के ग्रैंड सन कौन थे? शिवाजी। तो ये कब कितनी पहले की पीढ़ी की बात हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शिशोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन? सुज्जन सिंह, जो कि बाद में आगे पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो पूना शहर है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके। और उनकी जो 7वीं जनरेशन थी उसमें थे मालोजी, और ये मालोजी कौन थे? ये ग्रैंड फादर थे शिवाजी के। ठीक है, तो मतलब शिवाजी कौन सी पीढ़ी में आ गए? ये आ गए 9वीं पीढ़ी में। शुभकरण वॉज अ ग्रैंड फादर ऑफ मलौजी। अब यहाँ पर जो मलौजी है उनके भी ग्रैंड फादर है। ठीक है, शुभकरण, तो ये शुभकरण कौन सी पीढ़ी में आ गए? 5वीं पीढ़ी में। ये 5वीं में आ गए। ठीक है, सॉरी ये छठी, हाँ सॉरी 5वीं पीढ़ी में आ गए। फिर इनका जो बेटा हुआ वो छठी पीढ़ी में आ गया, और जो मलोलजी थे वो 7th पीढ़ी में आ गए, और इनके बेटे वो 8वीं में, और उनके बेटे ये शिवाजी ये 9वीं पीढ़ी में आ गए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। द प्रिसाइडर ऑफ शुभकरण वॉज बोर्न एज भोसले। तो यहाँ पर जो शुभकरण है उनका जन्म होता है, और
यहाँ पर उनको भोसले के नाम से जाना जाता है, इसीलिए आप समझ सकते हो कि शिवाजी के नाम के आगे भोसले क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो यहाँ से मिला है उनको। मलोजी एंड हिज सन शाहजी भोसले वर्क एज अ बॉडी गार्ड ऑफ लखदू जाटव। अब बात करते हैं पीछे का जो भी है, इनके जो दादा परदादा है, अभी थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाते हैं। अब बात करते हैं शिवाजी के फादर की और उनके ग्रैंडफादर की। उनके जो फादर और जो ग्रैंडफादर थे वो पहले एज अ बॉडी गार्ड काम कर चुके थे, जो लाखू यादव था उनके लिए, और साथ में जो सुल्तान थे अहमदनगर के उनके लिए, उन दोनों के लिए एज अ बॉडी गार्ड वो काम कर चुके थे। तो जो आपकी कंडीशन थी, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो पहले से बहुत इंप्रूव हो चुकी थी। आपको सोचिए कि वो जहाँ से आए थे वहाँ कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, अपना घर वर उनका सब जल गया था तब आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर वो सेटल होते जा रहे हैं, उनकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ पर एक इंसान होता है मलिक अंबर, और ये वजीर होता है अहमदनगर का। ये शाहजी भोसले को, जो शिवाजी के फादर होते हैं, उनको जागीरदार बना देता है। ये कहाँ का? पुणे का और सूपा का। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो फादर थे उनके पास जागीर थी पुणे और सूपा की। वो कौन देता है उनको? जो अहमदनगर का वजीर होता है मलिक अंबर। आगे देखते हैं। इन 1605 शाहजी मैरिड टू जीजाबाई, डॉटर ऑफ लाखूजी यादव। अब यहाँ पर 1605 में जो शाहजी होते हैं उनकी शादी हो जाती है। शाहजी कौन है? शिवाजी के जो फादर हैं, शिवाजी के जो फादर है शाहजी, उनकी शादी हो जाती है जीजाबाई से। और जीजाबाई किसकी बेटी होती है? लाखूजी यादव की बेटी होती है, जिनके लिए शाहजी और उनके जो फादर थे मलोलजी, उन्होंने एज अ बॉडी गार्ड उनके लिए काम किया था। तो वो अपनी बेटी की शादी फिर शाहजी से करवा देते हैं, जो कि आगे चल के शिवाजी की मदर बनेगी। ओके, तो इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि उनके फादर कौन थे? शाहजी, और उनकी जो मदर थी वो जीजाबाई, और मलोलजी कौन थे? उनके ग्रैंडफादर। अब उसके बाद देखिए शिवाजी की शुरुआत की जो जिंदगी है उसमें क्या होता है। जो शाहजी होते हैं, उनके जो फादर होते हैं, वो शिवाजी को और जीजाबाई को, ठीक है, वो शिवनरी से पुणे में उनको वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो किसकी रेख देख में छोड़ते हैं उनको? वो जो ददोजी कौनेदे होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, उनकी रेख देख में उनको छोड़ जाते हैं। उन्हें किसी काम से, जागीर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस काम से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब जो ददोजी होते हैं वो ही पूरे टाइम, उनका चाहे एजुकेशन हो शिवाजी का, चाहे उनको ट्रेनिंग देनी हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना है, वो सारी जो ट्रेनिंग होती है वो उनको ददोजी देते हैं। उनके जो फादर के फ्रेंड होते हैं ये, ठीक है, शिवाजी के फादर के फ्रेंड, यही इनको एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह सब देते हैं। आगे चल के फिर जो शिवाजी होते हैं उनकी शादी हो जाती है साईबाई से, ठीक है। ये एक निम्बालकर फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो 1640 में जो शिवाजी होते हैं उनकी शादी किससे होती है? साईबाई से हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं। In 1645, the 15-year-old शिवाजी फर्स्ट expressed his concept for हिंदवी स्वराज। यहाँ पर देखिए सिर्फ भी 15 साल की उम्र है शिवाजी की, और वो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं हिंदवी स्वराज, जिसका मतलब था इंडियन सेल्फ रूल, ठीक है। अब आप खुद सोचिए 15 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, आप सोचिए उसके अंदर, उसके दिमाग में जो ये असर हो रहा है वो ऐसा तो होगा नहीं, बच्चे कहाँ सोचते हैं इतना। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उनके गुरु रामदास से उनके अंदर आई, उनकी मदर से उनके अंदर आई, और जो उनके दादोजी जो कौनेदे थे, जो उनके जो फादर के फ्रेंड थे, उनकी वजह से आई। अब धीरे धीरे वो जो पावर है वो उसको गेन करेंगे, क्योंकि उनको अब एक हिंदू नेशन बनाना है, तो उसके लिए उनको पावर चाहिए। शिवाजी सबसे पहले एक मिलिट्री को जोड़ते हैं, अपने जैसे जो और लोग होते हैं उनको जोड़ते हैं, और पहली बार 1643 में जब वो टीनेजर ही होते हैं, वो सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेते हैं जो सिंहगढ़ का जो किला होता है, वहाँ पर वो हमला बोल के और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। 1645 में जो टोरना फोर्ट होता है जो बीजापुर के अंदर आता है, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो क्या कैप्चर करते हैं? कोंडाना फोर्ट। और उस समय ये जो कोंडाना फोर्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और ये सारे ये जो फोर्ट थे ये किसके अंडर आते थे? बीजापुर के, और बीजापुर में आदिल शाह के अंडर आते थे। तो यहाँ पर दुश्मनी मोल ले ली उन्होंने, किससे? आदिल शाह से मोल ले ली। शाह देन गॉट शाहजी इम्प्रिजन इन अ बिड टू कंटेन शिवाजी इन 1648। अब होता क्या है, अब जो इन सब की ये जो सारी जो चीज़ें हैं इनको देख के जो उनके फादर होते हैं, शिवाजी के जो फादर होते हैं, इनको कैप्चर कर लिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। और क्या कहा जाता है शिवाजी से कि या तो आपने जितने हमारे फोर्ट लिए वापस कर दो, वरना तो हम आपके जो फादर हैं उनको जेल में से नहीं निकलने देंगे। तो शिवाजी यहाँ पर देखते हो अपनी फादर की जो जान को खतरे में देखते हुए वो सारे जो फोर्ट होते हैं वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, मेरे फादर को छोड़ दो। उनके फादर को रिलीज कर दिया जाता है 1649 में। During these development from 1649 and 1665, शिवाजी paused in his conquest and quietly consolidated his gain। अब यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो शिवाजी होते हैं वो थोड़ा शांत बैठ जाते हैं, उनको लगता है भी पावर की थोड़ी कमी है, पहले क्या करता हूँ, पहले अपने आप को थोड़ा सा मतलब मजबूत बना लेता हूँ, अपनी आर्मी वगैरह जोड़ के और कुछ पावर गेन कर लेता हूँ, सारे जो पावर है उसको कंसोलिडेट करता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ। आफ्टर इज रिलीज शाहजी रिटायर्ड फ्रॉम द पब्लिक लाइफ एंड डाइड अराउंड 1664 एंड 1665। तो यहाँ पर इनके जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है 1664 1665 में इन अ हंटिंग एक्सीडेंट बाय फॉलिंग ऑफ हॉर्स। हॉर्स से गिर जाते हैं, वो हंटिंग करने के लिए जाते हैं और उसमें वो वहाँ से उस घोड़े पर से गिर जाता है और उसी में उनकी मौत हो जाती है। ये किसकी मौत हुई है? यहाँ पर शिवाजी के जो फादर होते हैं शाहजी, उनकी।
अब जब उनके फादर की डेथ हो जाती है, उनके फादर रिलीज भी हो जाते हैं, तो अब बात चल रही है जहाँ पर जब उनके फादर रिलीज होते हैं, तो अब फिर से जो शिवाजी है वो मौके की तलाश में आ गए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, वो उनको समय के साथ जो सही लगता था वो करते थे। वो कभी ऐसा नहीं दिखाते थे कि मुझे कुछ कि मैं तुम्हारे ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, सामने से ही बोलूँगा। नहीं, समय के हिसाब से उनको जो सही लगता था वो वही चीज़ करते थे। वो सुनते सबकी दिखाते थे कि हाँ मैं ठीक है, तुम जो कह रहे हो मान रहा हूँ, लेकिन करते वही थे जो उनका खुद का दिल करता था। तो जैसे उनके फादर को रिलीज कर दिया जाता है, जो शिवाजी हैं वो वापस से रिज्यूम कर देते हैं अपनी जो रेट्स वगैरह होती है, अपनी जो टेरिटरीज को वो एक्सपेंड करना चाहते थे, फिर से शुरू कर देते हैं। और फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है शिवाजी के बीच में और आदिल शाह के बीच में। अभी तो आदिल शाह ने उनके फादर को छोड़ा ही था, तो इतने में फिर से उन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया, तो फिर से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। Having ended this conflict with the Mughal and having a greater ability to respond in 1657, आदिल शाह सेंट अफजल खान। अब यहाँ पर जो आदिल शाह था वो इनसे बड़ा परेशान हो चुका था। वो अपने एक बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग उसका जो सेनापति होता है या जो उसका जो भी कमांडेंट होता है अफजल खान, उसको भेजता है। ठीक है, अपना जो जनरल होता है उसको भेजता है कि जाओ और शिवाजी को कैसे भी करके अरेस्ट कर लो। Pursued by Bijapur forces, Shivaji retreated to Pratapgarh fort where many of his colleagues pressed him to surrender. अब यहाँ पर होता क्या है, जो अफजल खान होता है वो शिवाजी से क्या कहता है कि मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, हम एक संधि कर लेते हैं और वो शांति से करेंगे, ठीक है ना, लेकिन किसी को अलाउ नहीं होगा। हम जिस फोर्ट में मिलेंगे, प्रतापगढ़ का जो फोर्ट है, हम वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ पर सिर्फ आप अपना एक ही बॉडीगार्ड ला सकते हो और आप बाकी कोई चीज़ नहीं लेकर आओगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ बातचीत करनी है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, शांति भरी वो हमारी बातें होंगी। द अरेंजमेंट है डिक्टेटेड दैट ईच सम आर्म्ड ओनली विद अ स्वॉर्ड एंड अटेंडेड बाय वन फॉलोवर, कि ठीक है आप एक तलवार वगैरह ला सकते हो, एक हथियार ला सकते हो और आपके साथ एक इंसान हो सकता है जिसे आप अपना बॉडीगार्ड कहते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेकर आओगे। अब शिवाजी जानते थे जो अफजल है वो ज़रूर उन पर अटैक करेगा, कि कोई ना कोई उनकी प्लानिंग चल रही है, तो इसीलिए वो एक आर्मर पहन लेते हैं अपने कपड़ों के नीचे और साथ में टाइगर जो क्लॉ होता है, एक मेटल का हथियार होता है, उसको भी रख लेते हैं चुपचाप, ठीक है, क्योंकि उनको शक था पूरा कि अफजल खान कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो शिवाजी के जो और दूसरे जो उनकी आर्मी में जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी उसको बोलते हैं कि जो अफजल खान है ना उसकी बातों में आप ऐसे मत आओ, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा। और ये बात शिवाजी भी अच्छे से जानते थे, तो इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अब यहाँ पर वही होता है जिस बात का शिवाजी को पहले से पता होता है। अफजल खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो अटैक बोल देता है, लेकिन यहाँ पर शिवाजी पहले से ही तैयार थे, तो शिवाजी मौका पाते ही उसको मार देते हैं। एंड ऑल्सो गेव साइन टू द ट्रूप्स टू अटैक ऑन अ प्रतापगढ़, और साथ में उनकी आर्मी भी पीछे तैयार थी। वो क्या कहते हैं, अटैक कर दो। अब पूरे प्रतापगढ़ पे वो अटैक कर देते हैं जो बीजापुर के अंडर आती थी। और इस बैटल में होता क्या है, जो प्रतापगढ़ होता है वो पूरा का पूरा किसके अंडर आ गया, मराठा एम्पायर के अंदर आ गया, शिवाजी के अंडर आ गया। शिवाजी जो फोर्सेज होती है उसको पूरी तरह से हरा देते हैं, बीजापुर सल्तनत की जो आर्मी होती है उसको पूरी तरह से हरा देते हैं। और यहाँ पर बीजापुर की आर्मी को हराने के बाद उनके हाथ ना केवल एक जीत लगती है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जो वेपन्स वगैरह होते हैं, हॉर्सेज होते हैं, वो भी उनको मिल जाते हैं, जिससे कि जो मराठा आर्मी होती है वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो उनको यहाँ फ़ायदा ही पहुँचता है, उनको नुकसान यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इन द सेम ईयर अनदर बैटल वॉज फाउट विद द आदिल शाही कैंप एंड कोल्हापुर। अब इसी में आदिल शाह भी पहले गुस्से में बैठा हुआ था, अब यहाँ पर फिर एक और बैटल होती है दोनों के बीच में, कोल्हापुर में होती है। यहाँ पर होता क्या है, शिवाजी आउट नंबर आर्मी डिफीटेड द एनिमी फोर्सेज, और यहाँ पर शिवाजी फिर से एक बार उसकी जो आर्मी होती है उसको हरा देते हैं। द विक्ट्री नाउ अलार्म औरंगजेब एंड शिवाजी रेडेड मुगल टेरिटरी नियर अहमदनगर इन जुडियर। अब शिवाजी तो क्या चाहते थे, अपनी टेरिटरी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना। अब ये जो बात है उनकी जीत की, ये पड़ती है औरंगजेब के कानों में। अब औरंगजेब उस समय जो दक्कन है वहाँ का वो गवर्नर था, जो शाहजहाँ है उसने औरंगजेब को वहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था कि जो साउथ है उसको तुम्हें संभालना है। औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि जो शिवाजी है वो दिन पर दिन जीत हासिल करता जा रहा है, एरिया जीतता जा रहा है, तो उनको डर लगने लगा कि कहीं एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि मुझे भी यहाँ से भागना पड़े। औरंगजेब की जो फोर्सेज होती है अंडर जो नसेरी खान होता है, डिड डिफीट शिवाजी एट अहमदनगर इन 1657। अब ये अपना जो एक आदमी होता है उसे बोलते हैं आर्मी तैयार करो और हमें अटैक करना है शिवाजी पे। और यहाँ पर होता क्या है, जो शिवाजी होते हैं वो हार जाते हैं अहमदनगर की लड़ाई में 1657 में। मुगल प्रिंस सून बिकम एंगेज्ड विद हिज ओन बैटल विद हिज ब्रदर फॉर द पोजीशन ऑफ द मुगल थ्रोन अपॉन हिज फादर इलनेस। अब यहाँ पर एक और फायदा मिल जाता है शिवाजी को, अभी तो इस बैटल में डिफीट हो गई, चलो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर अब फिर से जो औरंगजेब होता है वो फिर से किस में, वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब अब आगे जो अगला जो सक्सेसर है वो कौन बनेगा, क्योंकि शाहजहाँ था बीमार, वो उन सब चीज़ों में फिर से उसका ध्यान वहीं चला जाता है, साउथ की तरफ से फिर से उसका ध्यान हट जाता है। शास्ता खान विद इज बेटर इक्विप्ड एंड प्रोविजन आर्मी ऑफ 80,000 सीज पुणे। अब इसी बीच जो शास्ता खान होता है, ठीक है, जो शास्ता खान होता है वो पूरा का पूरा जो पुणे होता है अपने 80,000 जो आर्मी होता है उसके साथ उसको पूरे जो पुणे को क्या कर लेता है, पूरी तरह से घेर लेता है, ठीक है, उसको सीज कर लेता है।
अब अप्रैल 1663 में अब शिवाजी तो चुप बैठने वाले में थे नहीं। अब वो शास्ता खान पे फिर से एक सरप्राइज अटैक करते हैं। वो ऐसे बता के नहीं करते थे कि 4 दिन पहले बता रहा हूँ, उनको जैसे सही मौका मिलता था वो तभी अटैक कर दिया करते थे। जो ये शास्ता खान था जिसने पुणे को पूरा सीज कर लिया था, ये कोई और नहीं बल्कि जो औरंगजेब का मामा होता है। तो ये पूरे उन्हीं के कहने पे पूरा जो, क्योंकि औरंगजेब तो पहले से अपनी उसमें लगा हुआ था वॉर ऑफ सक्सेशन में, तो यहाँ पर वो शास्ता खान को भेजता है, अपने मामा को भेजता है कि आप जाके संभालो। तो पुणे को वो जीत भी लेता है। लेकिन शिवाजी आगे चल के शास्ता खान पे एक सरप्राइज अटैक करते हैं और बीजापुर की जो आर्मी होती है पुणे में उस पर भी, और यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ी जो लार्ज मुगल आर्मी होती है उसको हरा देते हैं ओनली बाय 500 ऑफ सोल्जर। सिर्फ उनके पास 500 सोल्जर होते हैं और वो इतनी बड़ी जो मुगल आर्मी होती है उसको हरा देते हैं। अब वो अटैक करते हैं सूरत पे 1664 पे। शिवाजी को पता था उस समय जो सूरत जो सिटी थी वो अपने आप में बहुत ही रिच सिटी थी, और अपनी जो एम्पायर है, अपना जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको पैसा मनी सब कुछ चाहिए था। तो यहाँ से इसलिए वो सोचते हैं कि वो सूरत पर अटैक करेंगे। शिवाजी आफ्टर कटिंग ऑफ द थम ऑफ शास्ता खान इन डेयरिंग रेड एट नाइट डिसाइडेड टू हर्ट द मुगल बाय एमिंग फॉर द रिचेस्ट टाउन सूरत। अब वो शास्ता खान को तो हरा देते हैं, अब क्या सोचते हैं अभी तो इन मुगलों को मुझे और सबक सिखाना है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि मुगलों का सबसे उस समय जो रिचेस्ट टाउन होता है वो होता है सूरत। वो कहते हैं मैं सूरत पर ही अटैक करूंगा। बैटल ऑफ सूरत होती है, ऑल्सो नोन एज द सैक ऑफ सूरत। सैक ऑफ सूरत क्यों कहा गया? क्योंकि इसे सूरत को पूरी तरह से लूट लिया गया था। ये जो आपकी लैंड बैटल थी, यहाँ पर हुआ क्या था, 5 जनवरी 1664 को नियर द सिटी ऑफ सूरत, गुजरात, इंडिया बिटवीन मराठा रूलर शिवाजी एंड इनायत खान अ मुगल कैप्टन। ठीक है, तो मुगलों की तरफ से कौन था? इनायत खान इस बैटल में, और मराठाओं की तरफ से शिवाजी थे, और बहुत ही भयंकर ये जो बैटल है ये चलती है। मराठा डिफीटेड द स्मॉल मुगल फोर्सेस एंड एंगेज इन अ सेकिंग सूरत। और यहाँ पर जो मराठा होते हैं वो मुगलों की आर्मी को बहुत ही ईजिली हरा देते हैं और पूरी तरह से जो सूरत होता है उसको लूट लेते हैं, जैसा कि उनका अपना खुद का मोटिव था कि मुझे हमें सूरत को लूट लेना है। अब होगी ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665, क्योंकि अगर आप किसी को, अब शिवाजी ने उनको लूट लिया, अब मुगल भी चुप बैठने वाले में से नहीं थे, तो अब एक होगी बैटल ऑफ पुरंदर। और ये किसके बीच में होती है? वही मुगल एम्पायर के बीच में और मराठा एम्पायर के बीच में, क्योंकि इन्हीं के बीच में अब सबसे ज़्यादा जो कश्मकश है वो चल रही थी। 1665 में होती है ये। औरंगजेब डिप्यूटेड राजा जयसिंह। तो यहाँ पर जो औरंगजेब है वो इस बैटल के लिए राजा जयसिंह को चुनते हैं। यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए जैसे अकबर के लिए राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह ने बहुत सारी बैटल्स जीती हैं अकबर के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर मान सिंह का काम कर रहे हैं राजा जयसिंह। और बहुत ही एबलेस्ट कमांडर थे ये औरंगजेब के, बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे। इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया शिवाजी के खिलाफ। जयसिंह ने कैप्चर कर लिए बहुत सारे फोर्ट, और शिवाजी को भी फोर्स किया कि आपको ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा, जो पीस ट्रीटी है उसको साइन करना पड़ेगा 1665 में, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ गया था ये। और अब मुगल आर्मी, इस बात में कोई शक नहीं कि मुगल आर्मी उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो जो जयसिंह है वो अपने जो भी करने वो आया था उस काम में वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब यहाँ पर जो मुगल फोर्सेज होती हैं वो शिवाजी को, जब वो जयसिंह को भेजते हैं, जयसिंह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है, इधर से जो मराठा हैं वो भी पूरी बैटल में लड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मुगल फोर्स होती हैं वो मराठा जो जनरल होते हैं मुरारबाजी, ठीक है ना, उनको हरा देते हैं, उनको किल कर देते हैं 2 जून 1665 में। और आपको पता है जब जनरली जो आर्मी का जो सेनापति है अगर वो ही मर जाता है तो जो आर्मी का जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी वही होता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बनता है कि यहाँ पर जो शिवाजी की आर्मी होती है वो हार जाती है। अब इसी के चलते शिवाजी को करना पड़ता है सरेंडर, और सरेंडर करने में उनको 23 जो उनके जो किले जो उन्होंने जीते होते हैं उनको वापस करना पड़ता है। और बाद में लेकिन होता क्या है, मौका देख के वो वापस से फिर से उन किलों को वापस से रिकैप्चर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा के लिए उनको दे दिए, मौका मिलते ही वापस से रिकैप्चर भी कर लिया जाता है। अब जब पुरंदर में हार हो जाती है मराठा एम्पायर की, तो यहाँ पर एक होती है ट्रीटी। उस ट्रीटी में कुछ कंडीशन लिखी जाती हैं, उसमें लिखा जाता है कि अब से एक तो आप हमारे अधीन हो चुके हो, बल्कि अगर हमें कभी कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत पड़ेगी किसी और स्टेट से, अगर हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जो शिवाजी हैं और जो उनकी आर्मी है वो औरंगजेब की आर्मी को सपोर्ट करेगी। एक तो उसमें ये मेंशन होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी वजह से हमें जितना भी नुकसान हुआ है, मराठा एम्पायर को कहा जाता है कि आपकी वजह से हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसकी आप लोग भरपाई करेंगे। जितने भी आपने मुगल के जो फोर्ट को सरेंडर ओ सॉरी उनको जीता है, उनको कैप्चर करा है, उनको आप हमें वापस करेंगे। और जो शिवाजी का बेटा होता है, ठीक है, संभाजी, उनको जो मुगल कोर्ट है वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपनी जो 500 की जो आर्मी होती है अपने हॉर्सेस के साथ वहाँ पर जाना पड़ेगा, और औरंगजेब की आर्मी को वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उस समय शिवाजी को लगता है कि ठीक है कर लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें, अभी के लिए इतना ही सही है। तो यहाँ पर वो उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। ठीक है, टसल बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी। अब यहाँ पर लड़ाई झगड़े की शुरुआत कैसे होती है? ट्रीटी का मैंने आपको बताया, दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, लेकिन उस ट्रीटी में ये कहा जाता है कि जो शिवाजी है उनको आने की जरूरत नहीं है मुगल कोर्ट, उनका बेटा जा रहा है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो शिवाजी होते हैं वो भी बाद में इस ट्रीटी को तोड़ देते हैं।
क्योंकि तोड़ते हैं क्योंकि जो औरंगजेब है वो पहले इस ट्रीटी को तोड़ चुका होता है, वो पहले इसके खिलाफ जाके काम कर चुका होता है। यहाँ पर कहीं भी उस ट्रीटी में ये नहीं लिखा था कि जो शिवाजी हैं उनको आना पड़ेगा मुगल कोर्ट में, बल्कि वो अपने बेटे को भेज चुके होते हैं पहले। लेकिन फिर भी जो औरंगजेब होता है वो एक प्लान बनाता है, और उस प्लान में वो ये बोलता है कि शिवाजी को कंधार भेजा जाएगा जो कि अब पाकिस्तान में है, और वहाँ पर वो मुगल आर्मी की तरफ से लड़ेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसको प्रोटेक्शन देंगे। अब ये बात शिवाजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो कहते हैं ऐसा तो कुछ ट्रीटी में था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और वो साफ साफ मना कर देते हैं। और यहाँ पर जो शिवाजी होते हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर द वॉच ऑफ फौलाद खान कोतवाल ऑफ आगरा, जो कि कोतवाल होता है आगरा का, फौलाद खान वो उनको हाउस अरेस्ट कर लेता है, वो शिवाजी को कैद कर लेता है। ठीक है। शिवाजी पोजीशन अंडर हाउस अरेस्ट वॉज पेरिलियस एंड शिवाजी मैनेज टू एस्केप फ्रॉम आगरा। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो शिवाजी थे वो बहुत ही शातिर इंसान थे, वो उनकी पकड़ में इतनी इजीली नहीं आने वाले थे, और वो आगरा से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लोगों की अलग अलग जो उन्होंने कहानियां बनाई हुई हैं, कोई कहता है कि उन्होंने अपने हमशक्ल को वहाँ छोड़ दिया और खुद भाग आए थे। ठीक है। तो अब जो भी हो, उस समय जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन वहाँ से वो आगरा से भाग आए थे, जो उनको कैद करके वहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है। तो औरंगजेब का प्लान उन्होंने यहाँ पर फेल कर दिया था पूरी तरह से। अब उसके बाद फिर से रिकॉन्क्वेस्ट होता है 1670 तक, थोड़ा ठीक रहता है शिवाजी के मुगलों के बीच में, लेकिन फिर से शिवाजी जो होते हैं वो सूरत पर अटैक करते हैं सेकेंड टाइम 1670 में। और इस समय यहाँ पर जो ब्रिटिश और जो डच जो फैक्ट्रीज होती हैं वो भी यहाँ पर सेटअप हो चुकी हैं, वो तो इनके अटैक को रिपेल कर देती है ज़्यादा, मतलब जो मरा होते हैं शिवाजी होते हैं उनके अटैक से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। बट ही मैनेज टू सेक द सिटी इटसेल्फ, लेकिन वो भले ही ब्रिटिश और जो डच कंपनियाँ उनको नहीं लूट पाते, लेकिन जो सूरत का जो शहर होता है उसको वो अच्छे से लूट लेते हैं। एंगर्ड बाय द रीन्यूड अटैक मुगल आर्मी रिज्यूम हॉस्टिलिटीज विद द मराठास, अब मुगलों को फिर गुस्सा आ जाता है कि फिर से हमारे शहर को लूट लिया, और वो अब फिर से एक फोर्स भेजते हैं मराठाओं के खिलाफ लड़ने के लिए अंडर द दाऊद खान, और उनसे क्या बोलते हैं कि शिवाजी को आपको वापस से कहाँ लेकर आना है, यहीं पर लेकर आना है, बट वह डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वानी नियर प्रेजेंट डे नासिक। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है इस बैटल में हार हो जाती है। ठीक है। अब कोरोनेशन की बात करते हैं। कोरोनेशन का काफ़ी लेट होता है, उससे पहले तो ये बहुत सारी जो लड़ाई झगड़ा है वो लड़ चुके होते हैं। कोरोनेशन करना इसलिए ज़रूरी था, जैसे कि हमने अभी देखा, अब काफ़ी बार ये बैटल्स हारते भी हैं जीतते भी हैं। जो लास्ट बैटल थी उसमें जो दाऊद खान था वो हार गया था। अब यहाँ पर शिवाजी का कोरोनेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको अभी भी अपना किंग या अपना राजा नहीं मान रहे थे, और हम सबको पता है किसी भी नेशन को पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता जब तक उसका जो किंग है वो डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं आपस में एक दूसरे की। शिवाजी क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा जो एक्सटेंसिव लैंड होता है उसको वो एक्वायर कर चुके होते हैं, काफ़ी अच्छी वेल्थ भी होती है उनकी, जो ये कैंपेन वगैरह वो चलाते हैं। अब इसी के चलते वो एक टाइटल लेते हैं। टाइटल उनको लेना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके पास अभी कोई टाइटल नहीं था, तो वो टेक्निकली हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि हाँ ये भाई हमारा राजा है सब इसकी बात मानेंगे, या ये हमारा ये शासन कर रहा है। तो इस तरह की अभी जो पॉलिसीज़ थी, जो पूरा मैनेजमेंट था, वो अभी मराठा एम्पायर में नहीं आया था। टेक्निकली वो अभी भी मुगल ज़मींदार ही कहलाते थे। ठीक है ना, जो मुगल के अंदर जो ज़मींदार काम करते हैं। The Brahmins of Shivaji court refused to crown Shivaji as a king because that status was reserved for those of the Kshatriyas। बहुत सारे उस समय ब्राह्मण ऐसे थे जो शिवाजी को मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपका जो कोरोनेशन है वो नहीं करेंगे, आप किंग नहीं बन सकते क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हो। लेकिन इन सब चीज़ों से शिवाजी थे वो बहुत ऊपर उठ चुके थे, उनका कोरोनेशन हुआ और वो अगले छत्रपति बने। In AD 1674 शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मराठा किंगडम, और 1674 में जो शिवाजी थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को मराठा किंगडम का जो रूलर, उन्होंने बोल दिया कि अब से वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट रूलर है मराठा किंगडम के, और उनको क्राउन किया गया और उनको उपाधि मिली छत्रपति जो शिवाजी है उस नाम से उनको जाना गया। कहाँ पर हुआ ये, रायगढ़ में हुआ। उनके कोरोनेशन के बाद उन्होंने एक टाइटल ये भी लिया, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू फेथ, है ना, कि जो हिंदुओं को की जो फेथ है उसकी रक्षा करेगा। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक वो ऐसा स्टेट बनाएंगे जिसे वो हिंदवी स्वराज है, ठीक है ना, फॉर द सेल्फ रूल ऑफ हिंदू पीपल। कोरोनेशन सेरेमनी वॉज परफॉर्म बाय द विश्वेश्वर आलियास गंगा भट्ट। तो इन्होंने इस जो पूरी सेरेमनी है इसको परफॉर्म किया था विश्वेश्वर यास जो आलिया गंगा भट्ट थे इन्होंने। ठीक है। और ये एक पंडित थे बनारस के। अब बात करते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब उनका कोरोनेशन हो चुका है, एक अच्छा खासा उनके पास लैंड है, वेल्थ है, सब कुछ है। अब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत थी अब उनके नेशन के अंदर। ठीक है। तो जो शिवाजी का सिस्टम होता है उसमें वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से जो पहले से प्रैक्टिसेस चल रही थी डेक्कन स्टेट में वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। शिवाजी यहाँ पे 8 मिनिस्टर्स की क्यों बोलते हैं अष्ट प्रधान। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अष्ट प्रधान है वो किसने बनाया था, तो शिवाजी ने ही रखे थे जो 8 मिनिस्टर थे इंपॉर्टेंट। इट वॉज नॉट अ नेचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच मिनिस्टर बीइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द रूलर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो 8 मिनिस्टर है इन्हीं की चलती थी, बल्कि जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल रूलर थे ये मतलब जो इनको ये जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो अभी भी कौन थे, शिवाजी थे, कि सबको किसको रिपोर्ट करना है, शिवाजी को ही रिपोर्ट करना था। तो ये 8 मिनिस्टर कौन कौन से होते हैं,
पहले पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, अभी तक देखिए जो पावर है वो छत्रपति के हाथ में है, शिवाजी के हाथ में है, लेकिन आगे चल के जो ये पावर है सारी पहुंच जाती है पेशवा के हाथ में। फिर जो मेन जो रूलर होता है उसके पास तो पावर बचती ही नहीं है, सारी पेशवा के पास ही बचती है, ठीक है। अमात्य कौन होता था? जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था। सचिव होम सेक्रेटरी होता था। सुमंत ये आपका फॉरेन सेक्रेटरी होता था। न्यायाधीश जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेनापति कमांडर इन चीफ। पंडित राव रिलीजियस मैटर देखते थे, और जो मंत्री होते थे वो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ है वो उनको देखते थे, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करते हैं इनके टाइम पे, तो जैसे मैंने आपको बताया जो शिवाजी थे वो उनको अपने हिंदू होने पर बहुत गर्व था, ठीक है। वो कभी भी अपने धर्म के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने लिबरल नेचर के लिए और टॉलरेंट जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी उनके लिए जाने जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू धर्म को मानते थे तो बाकी सब पर कोई अत्याचार कर रहे हैं। अगर वो किसी मुस्लिम स्टेट पर या मुस्लिम रूलर पर अटैक भी करते थे तो वो पहले से अपनी आर्मी को बोलते थे कि वहाँ पर किसी की जो वाइफ है, बच्चे हैं, उन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। While Hindus were relieved to practice their religion freely under a Hindu ruler, Shivaji not only allowed Muslims to practice without harassment, ठीक है, but supported their ministry with endowment। तो वो कभी भी किसी मुस्लिम को भी मना नहीं करते थे कि वो अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हिंदू पूरे फ्री थे वैसे ही उन्होंने मुस्लिम्स को भी फ्री छोड़ा हुआ था। हालांकि जब औरंगजेब होता है, जब वो इम्पोज करता है वापस से जजिया टैक्स को, जिसको औरंगजेब ने हटा दिया था, और ये लगाया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद औरंगजेब हटवा देते हैं, फिर लेकिन वो सॉरी अकबर हटवा देता है, लेकिन औरंगजेब फिर से इस टैक्स को लगवा देता है। तो यहाँ पर इस बात से जो शिवाजी थे वो काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लगता है, और वो औरंगजेब को इस बात के लिए एक लेटर भी लिखते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं टैक्स पॉलिसीज़ के लिए। 1667 में जो पुर्तगीज़ है, हम सबको पता है, जो बाहर से जितने भी जो आ रहे थे लोग, फॉरनर्स जो आ रहे थे, उनका यहाँ पर एक मेन मकसद ये भी था कि वो क्या करें, अपने धर्म को भी यहाँ फैलाए। तो उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी थी उसको स्टार्ट करने की कोशिश करी, और वो कुछ हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट भी कराते हैं, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें कन्वर्ट भी कराते हैं। शिवाजी क्विकली रेडेड बर्दाश्त, और यहाँ पर कौन थे? वो जो इनके पुर्तगीज़ के साथ जो आए थे, उनके जो फादर, जिन्हें क्रिश्चियन में जो फादर होते हैं, है ना, वो क्या कराने की कोशिश कर रहे थे? जो हिंदू हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनका जो धर्म है उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो शिवाजी होते हैं वो सबसे पहले जो बर्दाश्त है इसी के पास जाते हैं और इसी को मरवाते हैं। इन विच 3 पुर्तगीज कैथोलिक प्रिस्ट एंड अ फ्यू क्रिश्चियन वर किल्ड एंड स्टॉप द फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ हिंदू। कि आप किसी को फोर्सफुली कोई कन्वर्जन नहीं होने दोगे उनका, इस तरह का मानना था शिवाजी का, ठीक है। अब बात करते हैं डेथ की। इन लेट मार्च 1680 शिवाजी फेल इल विद फीवर एंड डाइसेंट्री, डाइंग अराउंड 3 अप्रैल 1680 एट द एज ऑफ 52। और 52 की जब एज होती है इनकी, उस दिन हनुमान जयंती होती है और उसी दिन इनकी डेथ हो जाती है। जो पुतला बाई होती है वो इनकी सबसे इनकी एक ऐसी वाइफ होती हैं जिनके कोई अपने बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इनके साथ सती हो जाती हैं। जो भी जब दाह संस्कार होता है तो पहले उस समय ये रिवाज हुआ करता था कि जिनकी वाइफ है उनको सती होना है। तो यहाँ पर इनकी जो वाइफ होती है पुतलाबाई, इनका कोई भी बच्चा नहीं था, तो यही इनके साथ सती हो जाती है। फिर शिवाजी के बाद जो उनकी जो दूसरी वाइफ होती है उनसे उनके बच्चे होते हैं, वही आगे चल के फिर इस मराठा एम्पायर को और बढ़ाते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था जो शिवाजी के बेटे होते हैं शाहजी होते हैं और एक होते हैं राजा राम, ठीक है। इन्हीं की आगे जनरेशन है वो चलती हैं और मराठा एम्पायर को और आगे लेके बढ़ाती हैं, ठीक है। और 1818 में सबको पता है कि 1818 जिसमें एंग्लो जो ब्रिटिश के बीच में सॉरी जो एंग्लो मराठा जो वॉर हुई थी उसमें जो मराठा होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत वीक पड़ जाते हैं। और वही एक रीज़न बनता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो पूरी तरह से जो मराठा एम्पायर होते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और वो पेशवा की जो पेशवाई होती है उसको भी समाप्त कर देते हैं और बाजीराव सेकंड को भेज देते हैं बिठुर, ठीक है। तो इस तरह से जो मराठा एम्पायर है वो बहुत वीक पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो दी एंड हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो शिवाजी हैं वही हम असली हीरो कहेंगे पूरे मराठा एम्पायर के, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी जो चीज़ें थी इनके बारे में मैंने आपको सारी बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।